मेरा नाम शाज़िया नवाज़ है और इस वक्त मेरी उम्र 32 साल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर की एक खुशहाल लेकिन रवायत कुंसम की फैमिली से है। मैं 4 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन हूँ। इकलौती होने के जहाँ पर बहुत से फ़ायदे होते हैं, वहाँ एक नुकसान ये भी है कि सारे भाई अपनी इकलौती बहन पर कड़ी निगाह रखते हैं और बेचारी पर बचपन से ही बेजा पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं कि ये करो, वो ना करो, फलां घर जाना है और फलां घर की लड़कियों से बिल्डफसिटी नहीं करनी कि उनका चाल चलन दुरुस्त नहीं है। खुद अपने चाल चलन पर कभी तवज्जो नहीं करते। कभी कहते हैं कि चलते हुए अलिफादेर आदेर नहीं देखना, और कभी हुक्म होता है कि कहीं आते जाते हुए सर से दोपट्टे को आतारनी नहीं देना, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि होने वाली बात होकर रहती है। यहाँ मैं आपको अजीब बात बताऊं कि मैं वक्त से बहुत पहले ही जवान हो गई थी और बहुत शुरू में ही मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया था। इसकी वजह ये थी कि घर में एक तो सब मर्द ही थे और जो एक औरत थी, वो मेरे सबसे बड़े भाई फैज़ की बीवी थी, जो अपने शौहर के साथ सोती थी। इसलिए मेरा उनके साथ सोना बहुत मुश्किल था और मसला ये था कि मुझे अकेले सोते हुए बहुत डर लगता था। इसलिए चारों नाचार मेरे वालिद मुझे अपने साथ सुलाते थे, लेकिन वो मुझे अपने साथ पलंग पर नहीं सुलाते थे, बल्कि इन्होंने मेरे सोने के लिए एक छोटी सी चारपाई बनवाई हुई थी, जहां पर मैं सोती थी, जबकि पलंग पर मेरे वालिद सोते थे। कुछ अरसा बाद मेरे वालिद ने मुझे एक अलगेदी कमरा दे दिया। एक दिन मेरी सबसे बड़ी भाभी, जो कि फैज़ भाई की बीवी और रिश्ते में मेरी कजिन भी लगती थी, इसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी तरफ इशारा करते हुए मुझे एक छोटा सा लेक्चर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब मैं जवान हो रही हूँ और आज के बाद मुझे किसी भी सूरत दोपट्टे को अपने ऊपर से नहीं हटाना चाहिए। और फिर उसके साथ ही मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया, वरना इससे पहले मैं महल्ले में बगैर रोक टोक फिरा करती थी। मुझे स्कूल छोड़ने का काम अबुआ के ज़िम्मे था। वो मुझे अपने ऑफिस जाते वक्त स्कूल छोड़ जाते थे, जबकि स्कूल से वापसी पर मैं अपनी सहेली नसरीन के साथ आती थी। इसका घर हमारे घर से 1-2 गलियां पहले आता था, जबकि स्कूल हमारे घर से 5-6 गलियां दूर था। मेरे जवानी के दौर का किस्सा है कि इस वक्त मेरी खूबसूरती की सब तारीफ करते थे। और एक दिन की बात है कि हसन मामूल छठी के बाद मैं नसरीन के साथ खुशगपें करते हुए घर की तरफ लूट रही थी कि इतना में नसरीन का घर आ गया और वो मुझे बाबा करते हुए अपने घर में दाखिल हो गई। इसके बाद मुझे 2-3 गलियां और क्रॉस करनी थी, तो आगे वाली गिल्ली में मेरा घर था। जैसे ही नसरीन मुझे बाबा करके अपने घर में दाखिल हुई, तो एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा और मेरे आगे आगे चलना शुरू हो गया। इसने 1-2 दफ़ा मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने डर के मारे इसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप सर झुकाकर चलती रही। फिर उसके बाद इस लड़के का ये मामूल बन गया था कि जैसे ही नसरीन अपने घर में दाखिल होती, पता नहीं वो लड़का कहाँ से नाजिल हो जाता और मेरे साथ साथ चलने लगता। शुरू में तो मुझे बहुत उलझन हुई, लेकिन इसके बाद मैं अंदर ही अंदर उसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन मसला ये था कि अंदर से मैं बहुत बुज़दिल थी और ख़ासकर मैं भाइयों से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे साफ कह रखा था कि अगर उन्होंने मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुन ली, तो वो ना सिर्फ ये कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मुझे स्कूल से भी उठवा लेंगे। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए पहले तो मैं इस लड़के को इग्नोर करती रही, लेकिन वो था भी एक जफाकश किस्म का आशिक। रोज़ मेरे साथ साथ मेरे आगे चलता और मुझसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करता। मैं डर के मारे इससे कोई बात ना करती थी, और उसके साथ साथ मुझे अपने भाइयों का भी बहुत डर था। इसलिए मैंने ना तो इस बात का नसरीन से और ना ही किसी और से इस लड़के का जिक्र किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी दोस्त नसरीन पेट की बहुत हल्की है और अगर मैं इससे इस लड़के का जिक्र कर दूं तो इसने झट से ये बात सारे स्कूल को बता देनी थी। और इसी स्कूल में फैज़ भाई की साली भी पढ़ती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई स्कैंडल निकले और मुझे स्कूल से हाथ धोने पड़े। लेकिन ताब भाइयों की धमकियां अपनी जगह, लेकिन मेरे दिल की जो हर वक्त मुझे तंग करती रहती थीं, और ख़ासकर इस हैंडसम लड़के को तो देखकर अब मुझे भी कुछ होने लगा था। एक दिन मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। वो एक गोरा चटुआ और क्यूट सा लड़का था, जो हमारे स्कूल से आगे एक बॉयज़ कॉलेज में पढ़ता था। कद और उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा होगा।
इसकी आंखें सिया और नाक नक्शा बहुत अच्छा था। मैंने इसे देखा और मन ही मन में इसे पसंद कर दिया। इसी तरह एक हफ्ता और गुजर गया। वो रोजाना बड़ी बेबाकी से मेरे साथ साथ मेरे आगे पीछे चलता और जब मैं घर दाखिल हो जाती तो वो भी वापस चला जाता था। एक दिन जब मैं गिल्ली में अकेले जा रही थी तो इसने थोड़ी हिम्मत की और बोला, हेलो, आप कैसी हैं? लेकिन मैंने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और चुपचाप चलती रही। इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए। वो रोज मुझसे यही बात करता था, लेकिन मैं कोई जवाब न देती थी। और एक दिन जब मैं इसी गिल्ली में दाखिल हुई, जो कि आमतौर पर सुनसान ही रहती थी, तो वो एकदम मेरे सामने रुक गया और हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी बात का जवाब तो दो। तो मैंने कहा, हाँ। बोला, क्या बात है? तो वो कहने लगा, शुक्र है आप बोली तो सही, वरना तो मैं समझा था कि आप गूंगी हैं। तब मैंने इससे कहा, तुम रोज क्यों मेरा पीछा करते हो? और चलने लगी। तो वो बोला, मैं आपकी इस बात का आपको कल जवाब दूंगा। और मेरे आगे आगे चलने लगा। अगले दिन जब मैं इसी सुनसान गिल्ली में दाखिल हुई तो अचानक वो मेरे साथ साथ चलने लगा और बोला, कल आपने पूछा था ना कि मैं रोज आपका पीछा क्यों करता हूं, तो मैंने इसकी सारी वजह इस खत में लिख दी है। प्लीज इसे पढ़ लो। और उसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर मुझे वो खत देना चाहा, लेकिन मैंने इसको कोई जवाब ना दिया और चुपचाप चलती रही। वो सारा रास्ता मुझे मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन मैंने इसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया। इस तरह 3-4 दिन और गुजर गए। वो रोज मुझे खत देने की कोशिश करता और मैं इसकी किसी बात का कोई जवाब ना देती थी। असल में मैं इसका खत लेने से इसलिए डरती थी कि कहीं कोई देख ना ले। इस तरह काफी दिन गुजर गए और आखिर एक दिन मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इससे कहा, इस खत में क्या लिखा है? तो इसने बड़े रोमांटिक लहजे में जवाब दिया कि इस खत में मैंने अपना दिल का हाल लिखा है, तुम प्लीज इसे एक बार पढ़ तो लो। इसकी बात सुनकर मैंने सोचा, इसका खत पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और उससे वो खत वसूल कर लिया। जैसे ही मैंने इसके हाथ से वो खत लिया, वो यूं मेरा शुक्रिया अदा करने लगा कि जैसे मैंने इस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। खैर, मैंने इससे वो खत लिया और सीधा घर आ गई और अपने कमरे में जाकर सबसे पहले इसे लॉक किया और फिर धड़कते दिल के साथ डरते डरते इसका खत खोला। जैसे ही मैंने इसके दिए हुए खत को खोला तो सारा कमरा एक बहुत ही उम्दा से परफ्यूम की खुशबू से महक उठा, जो इसने सारे खत पर छिड़का हुआ था। इतनी अच्छी खुशबू सूंघ कर मेरा मज़ा खुशगवार हो गया और मैंने इसे खोल कर पढ़ा। तो इसने लिखा था, मेरी अपनी और बहुत प्यारी शाजिया जी, पता नहीं इसको मेरे नाम का कैसे पता चल गया था। दिल की गहराइयों से आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। फिर आगे लिखा था, सबसे पहले तो आपकी इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने नाजुक हाथों से मेरा खत लिया, और इस वक्त मेरा ये खत आपकी प्यारी प्यारी और सुरमग आंखों के सामने है। शाजिया जी, यकीन करें, ऊपर वाले ने आपको फुर्सत में बैठकर बनाया है, और मैं आपके इस मिलकोटी हसन का दीवाना। जब से मैंने आपको देखा है, मैं खुद को भूल गया हूं। पता नहीं आपने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि सोते जागते, उठते बैठे, चलते फिरते, बस आप ही की मोहनी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। फिर आगे इसने एक मशहूर गाने का ये शेर लिखा हुआ था, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, कलियों में तुम हो, बहारों में तुम, इस दिल के हर एक नज़ारों में तुम। फिर लिखा था, शाजिया जी, पता नहीं आपकी हुसैन आंखों में क्या जादू है, क्या कशिश है कि मैं हर वक्त उन्हीं में गुम रहता। शाजिया जी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जिस दिन आप नजर नहीं आती हैं, वो दिन मेरा बहुत खराब गुजरता है, और जिस दिन आप नजर आ जाती हैं, वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होता है। इस तरह की बातों के साथ साथ इसने इस खत में और भी बहुत सारे मोहब्बत भरे शेर लिखे हुए थे, जो कि इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, उन अशार का मतलब ये था कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और उसके लिए मैं दुनिया की सबसे हुसैन लड़की थी। और हाँ,
खत के साइडों पर बड़े बड़े हैश भी लगे हुए थे और उन हैश के एक तरफ तरतीब के साथ बहुत से सुर्ख रंग के दिल बने हुए थे और उन दिलों में तीर खुबे हुए थे। और आखिर में इसने लिखा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना सामिर। इस सामिर नामी लड़के का वो खत 4 सफ़हात पर मुश्तमिल था और उसके हर सफ़े पर मोहब्बत भरे डायलॉग लिखे हुए थे जिनको पढ़कर मैं बड़ी मुतासिर हुई थी। सामिर के हाथ का लिखा वो खत मैंने बेशुमार पढ़ा और जब मुझे वो खत ज़बानी याद हो गया तो मैंने इसे पूरा पूरा करके फलश में बहा दिया और फिर सारा दिन सामिर के खत के मुंदरजात पर गौर करती रही कि वाकई ही मैं इतनी खूबसूरत हूँ आकि वो ऐसे ही बलफ मार रहा है। इसके साथ ही मैं ड्रेसिंग के सामने स्टूल पर बैठ गई और बड़े गौर से अपना जायजा लेने लगी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि मैं एक गोरी चट्टी चमकते हुए रंग और बहुत अच्छे नक्शो निगार वाली लड़की थी और जब मैं चलती थी तो बड़े बड़े लोगों के दिल डोल जाते थे। और यूं मेरी इस लड़के से जिसका नाम सामिर था दोस्ती की इब्तिदा हो गई और अब तो वो रोज़ ही मुझे खत देने लगा था जिसे मैं घर आकर 2-3 दफ़ा पढ़ती थी और फिर इसे फलश में बहा देती थी। पता नहीं वो इतना रोमांटिक अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लिखता था कि जिनको पढ़कर मैं घायल होती जा रही थी। पहले पहले तो इसने अपने ख़त में आहिस्ता आहिस्ता अंदाज बदलने लगे और अब वो अपने ख़तों में मिलने का तकाजा करने लगा क्योंकि मेरा भी दिल करता था कि मैं इसे अकेले में मिलूं, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इससे मिल सकती। इसी तरह दिन गुजरते रहे। अब मैं उसके साथ हल्की फुल्की गुपशप भी लगाने लगी थी और वो खासकर मेरी खूबसूरती की बड़ी तारीफ करता था और ज़बानी भी मिलने की दरख्वास्त करता रहता था और उसके साथ साथ ख़त भी जारी थे जिनमें कि वो मुझसे मिलने का तकाजा करता था। फिर कुछ अरसा बाद सामिर के ख़त का लहजा मज़ीद बदल गया और अब वो मोहब्बत की बातों के साथ साथ मेरे बड़ी तारीफ लिखना शुरू हो गया जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ साथ अब वो चलते चलते मुझे टच भी कर लेता था और उसका इस तरह से मुझे छूना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे स्कूल से घर के रास्ते में इस सुनसान गिल्ली के नाकड़ पर एक ऐसा घर भी पड़ता था कि जिसके आगे एक बाड़ सी लगी हुई थी और इस बाड़ ने इस घर को 3 तरफ से घेर रखा था। उनके मैन गेट से अंदर दाखिल हो तो गेट के साथ ही एक छोटा सा लान था और इस लान के कोने में द्रुकेत के 2-3 दरख्त इकट्ठे लगे हुए थे जिनकी वजह से वहां एक छोटी सी आशियाना बन गई थी और उन दरख्तों से हिटकर यानी कि एक साइड पर इस घर का गेट था। इस घर में 2 ही लोग रहते थे, एक मियाँ और एक उसकी बीवी, और ये दोनों ही खासे बूढ़े थे। मर्द तो काम के लिए सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता था जबकि खातून घर में ही अकेले ही रहती थी। उनके बच्चे अगर थे भी तो वो उनके साथ नहीं रहते थे। ये बातें मुझे सामिर ने बताई थीं। एक दिन स्कूल से वापसी पर हसन मामूल इसने मिलने की तकरार की तो मैंने भी इसे रोज़ वाली बात की कि तुम तो जानते ही कि मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल है। तब वो कहने लगा, अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझसे यही मिल लो। तो मैंने कहा, रोज़ तो मिलते हो। तो वो बड़े ही हसरत भरे लहजे में बोला, नहीं ऐसे नहीं, ना मेरी जान, मैं तुमसे घट मलना चाहता हूँ। वो जातनम बातों ऐसी कर रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि अभी मैं इसको अपने सीने से लगा लूं, लेकिन मेरे लिए मसला ये था कि मैं किसी भी सूरत ऐसा ना कर सकती थी। और जब मैंने इससे ये बात की तो वो कहने लगा, अच्छा अगर तुमको मैं इस गिल्ली में ही मिलने को कहूं। तो मैंने इसको कहा कि इस गिल्ली में तो हम रोज़ाना ही मिलते हैं। तब इसने इस बाड़ वाले घर के बारे में तफसील के साथ बतलाया और साथ ही उसकी निशानदेही भी की। तो मैंने इसको बोला, पहले मैं खुद इस बारे में जान लूं, तभी कुछ फैसला करूंगी। तो वो बोला, जान मैं सच कह रहा हूं, और वैसे भी वहां हमें बस एक बार घट तो मलना है। लेकिन मैंने इसे बगैर तहकीक के मिलने से साफ इनकार कर दिया और बोली, जब तक मैं खुद तसल्ली ना कर लूं मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। तो वो मान गया और बोला, लेकिन प्लीज अपनी तहकीक जल्द करना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले 2-3 दिन मैंने बड़े तरद्दुद से अपनी क्लास फेलोज से इस जगह के बारे में मालूमात ले। तो जिस तरह सामिर ने इस जगह के बारे में बतलाया था
वो जगह वैसी ही निकली। अच्छी तरह तहकीक करने के बाद मैंने इस जगह सामिर से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। अगले दिन जब मैं स्कूल से निकली तो गर्मी बड़े जोर की पड़ रही थी, और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां होने में अभी 1 महीना बाकी था। सामिर को मैंने एक दिन पहले ही इस जगह मिलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। चुनांचे इस दिन प्रोग्राम के मुताबिक मैं जल्द ही स्कूल से बाहर आ गई और नसरीन का इंतजार करने लगी, और उधर उधर देखा तो थोड़ा आगे मुझे सामिर अंधेरे में खड़ा नजर आया, और उसने इशारे से बतलाया कि वो इसी बाड़ वाली जगह दरख्तों के पास ही होगा, मैं सीधी वहां आ जाऊं। मैंने इसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। मेरा इशारा देखकर वो वापस मुड़ा और चला गया। नसरीन से अलविदा होकर चलते हुए मैं इसी सुनसान गिल्ली में पहुंची जिसके कोने पर वो बाड़ वाला घर था। मैं कनी आंखों से सारी गिल्ली का जायजा लेते लेते जब इस बाड़ वाले घर के करीब पहुंची तो मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। गेट के करीब पहुंचकर अचानक मेरा स्कूल बैग जमीन पर गिर गया, और ये मैंने जानबूझकर किया था। चुनांचे में बैग उठाने के लिए नीचे झुकी और इसी बहाने मैंने एक दफा फिर सारी गिल्ली पर नजर डाली तो हसब साबिक मुझे वो गिल्ली वीरान नजर आई। देखकर मैं जल्दी से उठी और गेट, जो कि हर वक्त खुला ही रहता था, मैं अंदर दाखिल हो गई। सामने ही दरख्तों के पास सामिर खड़ा था और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। मैंने सर हिलाया और दबे पांव उन दरख्तों के करीब पहुंच गई, और फिर हम दोनों जुड़े हुए दरख्तों के दूसरी तरफ हो गए। अब पोजीशन ये थी कि एक तरफ 3-4 दरख्त इकट्ठे खड़े थे और उन दरख्तों के सामने घनी बाड़ थी। उन दरख्तों और बाड़ के दरमियान एक तंग सी जगह थी जहां इस वक्त मैं और सामिर खड़े एक दूसर की तरफ देख रहे थे। बाड़ और दरख्तों के एक साइड पर एक पुतली सी गिली नुमा रास्ता था, और इस रास्ते से होकर हम इस जगह तक पहुंचे थे। इस तरह हमारे 3 अतराफ में कुदरती तौर पर एक महफूज जगह बन गई थी। चौथी जगह खाली थी, लेकिन वो इतनी तंग थी कि अगर कोई दरख्तों की आड़ में हो जाए तो दूर से कुछ नजर न आता था। वहां पहुंचकर मैंने एक दफा फिर चारों अतराफ का जायजा लिया और फिर मुतमईन हो गई और सामिर से पूछा कि इसने ये जगह कैसे ढूंढी। मेरी बात सुनकर सामिर ने मेरी आंखों में आंखें डाले और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, मोहब्बत सब करवाती है मेरी जान। और उसके साथ ही इसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। तो मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। इसे इस तरह जिगरपाश नजरों से देखते हुए देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी इस अदा पर सामिर तो मर ही गया, और उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह के नीचे रखा और फिर मेरा मुंह ऊपर करके बोला, मेरी तरफ देखो ना मेरी जान। तो मैंने इसको जवाब दिया कि मुझे शर्म आ रही है। तब वो आगे बढ़ा और अपना मुंह मेरे गालों के करीब करके बोला, शाजिया जी, अगर इजाजत हो तो मैं आपके शर्म से लाल होते हुए गाल पर एक बोसा दूं। मैं कुछ ना बोली तो इसने इस बात को मेरी रजामंदी समझा और आगे बढ़कर इसने मेरे गालों पर एक बोसा दिया, और मैं इधर उधर देखती हुई वहां से बाहर निकल गई। इस दिन जब मैं घर पहुंची तो मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन स्कूल से वापसी पर हसन मामूल सामिर मुझे मिला और मुझे दोबारा से वहां जाने को बोला। मैं तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए थोड़े से नाज नखरे के बाद मैंने इसे कहा कि वो पहले वहां पहुंचे, मैं आती हूं, क्योंकि अब हमारा तकल्लुफ काफी हद तक कम बल्कि खत्म हो चुका था। इसलिए जैसे ही मैं दरख्तों के पास पहुंची तो सामिर ने आगे बढ़कर मुझे अपने गिले से लगा लिया और जैसे भी होकर बोला, शाजिया मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर मैंने खुद को इससे अलग किया और हम वापस आ गए। इसी तरह इस हफ्ते में हमने इस बाड़ वाले घर में 2-3 और मुलाकातें की। फिर एक दिन का जिक्र है कि हसन प्रोग्राम सामिर पहले ही दरख्तों के पास मौजूद था, और जैसे ही मैं गेट उबूर करके दरख्तों के पास पहुंची तो अचानक एक औरत की आवाज ने मुझे ललकारा और बोली, ठहर जाओ, कहाँ से तुम पढ़ने आती हो और यहाँ आकर यार के साथ मलती हो? तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है? मैंने आवाज की समत निगाह की तो देखा कि दरख्तों के एन सामने एक खिड़की थी जिसके आगे जाली लगी हुई थी और ये आवाज इसी जाली में से आ रही थी। हैरत की बात यह है कि इससे कबल मैंने इस जाली को नहीं देखा था।
शायद मोहब्बत ने अलिफादेर देखने ही ना दिया था। उधर खातून के मुंह से बातों का एक सैलाब निकल रहा था और लम्हा ब लम्हा खातून की आवाज़ बुलंद हो रही थी। उधर जैसे ही मैंने इस खातून, जो कि यकीनन मालिक मकान थी, इसकी आवाज़ सुनी तो मैं एक सकते में आ गई और मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे काटो तो लहू नहीं। मेरी ये हालत देखकर सामिर एकदम आगे बढ़ा और उसने मुझे कंधे से पकड़ा और इसे जोर से हिलाकर बोला, शाजिया, भागो। सामिर की आवाज़ सुनकर मैं एकदम होश में आ गई और मैंने साड़े दौड़ लगा दी और गिरती पड़ती घर पहुंच गई। और घर पहुंचकर भी बड़ी खौफजदा कि कहीं इस बुढ़िया ने मुझे पहचान न लिया हो। और दिल ही दिल में खुद को कसते रही कि मेरा पहले इस खिड़की की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया था। अगले दिन जब मेरी सामिर से मुलाकात हुई तो हम सारे रास्ते इसी हादसे के बारे में बातें करते रहे। और दूसरी बात यह कि मैंने इस गिल्ली का रास्ता तब्दील कर लिया और अब मैं एक और गिल्ली की तरफ से घर जाने लगी। यह गिल्ली घर से थोड़ा दूर तो पड़ती थी, लेकिन मैं इस बात पर खौफजदा थी कि किसी दिन वो बुढ़िया अपने गेट में ना खड़ी मिल जाए। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और घर में भी खैरियत रही तो मेरा डर कुछ कम हुआ, वरना तो अंदर अंदर मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो बुढ़िया हमारे घर ना आ जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ ना हुआ तो मेरा डर कुछ कम हुआ। सामिर से हसन मामूल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। एक दिन मेरे साथ चलते चलते सामिर बोला, शाजिया जी, आज तो आप बड़ी ही क्यूट लग रही हो। आज तुम मुझ पर बड़ा जुल्म ढा रही हो। इसकी बात सुनकर मैंने कोनी आंखों से अपनी तरफ देखा तो मैं वैसी की वैसी ही थी। ये देखकर मैंने इससे कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? फिर इसने कहा, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं और आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। सामिर की बात सुनकर मैंने एक ठंडी सांस भरी और बोली, क्या करूं सामिर? दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, पर क्या हो सकता है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी जान, बस तुम्हारी इजाजत दरकार है। इस पर मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहा कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। इस पर वो बोला, मेरा एक दोस्त है, वो और उसके सारे घर वाले मरी की सैर को जा रहे हैं और घर की चाबी मेरे हवाले कर गए हैं ताकि पीछे से मैं उनके घर की देखभाल करूं। इसलिए कुछ दिनों के लिए मेरे दोस्त का घर बिल्कुल खाली होगा और अगर आप कहो तो हम वहां मिल सकते हैं। वहां आपके और मेरे अलावा कोई ना होगा, तुम होंगे। और फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और प्यार भरे लहजे में कहने लगा, शाजिया जी, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे जीना चाहता हूं। सच्ची बात तो यह है कि मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं सामिर की बाहों में जाऊं, लेकिन इस पर मैं अपने इन जज्बात का इजहार नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने इसको समझाते हुए कहा कि देखो ना, अभी कुछ दिन पहले ही तो हम बाल बच्चे हैं, इसलिए मैं मजीद रिस्क नहीं लेना चाहती। और उसकी मिलने वाली बात सख्ती से रद्द कर दी। इसने मेरी बात सुनकर हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन इसने हार नहीं मानी और अगले 2-3 दिन वो हसन मामूल मेरी मिन्नत समाजत करता रहा। अंदर अंदर से दिल मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन मैं इस पर जाहिर ना करना चाहती थी। खैर, एक दिन इसने हद ही कर दी और बोला, शाजिया, तुम किस कदर संदिल हो। मैं तुम्हारे लिए जीता मरता हूं और तुम हो कि मुझे कोई रियायत ही नहीं करती हो। और फिर इसने अपनी मोहब्बत के बारे में बड़ी ही जज्बाती सी बातें की, जिन्हें सुनकर मैं पिघल सी गई। और उसकी बातें सुनकर मेरे ज़ब्त का बंधन भी टूट गया और मैंने इससे मिलने का प्रोग्राम बना लिया और इससे पूछा, क्या गारंटी है कि तुम्हारे दोस्त के घर में और कोई ना होगा? मुझे नीम रजामंद देखकर उसकी तो बाछें खिल गईं और वो कहने लगा, मेरी जान, जैसा कि मैंने तुमको बताया है कि दोस्त के सारे घर वाले शेर के लिए मरी गए हुए हैं। और फिर वो बड़े अच्छे लहजे में कहने लगा कि मेरी जान, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गारंटी तो मैं खुद हूं, तुम्हारा सामिर, तुम्हारा आशिक, जिसकी जान तुम पर अटकी हुई है और जो तुम पर जीता मरता है। सामिर की ये बात मेरे दिल को लगी और यूं में इसके साथ जाने के लिए रजामंद हो गई और उससे कहा, प्लीज कल अच्छी तरह से चेक करके आना कि वहां आसपास किसी किस्म का कोई खतरा तो नहीं होगा ना।
इतना में वो गिल्ली खत्म हो गई और हम एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अगले दिन इसने मुझे अलोके की रिपोर्ट दी और फिर इसने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस बात का भी यकीन दिला दिया कि मेरे वहां जाने से कोई खतरा नहीं है और ना ही कुछ होगा। बस हम दोनों सुकून से थोड़ी सी देर बैठकर गुपशप लगा सकेंगे और अपने मुस्तकबिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि शादी के बाद क्या करना है, वगैरह वगैरह। मैंने सामिर की ये बातें बड़े गौर से सुने और फिर अगले दिन मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ। और फिर हम अगले दिन का प्रोग्राम तय करने लगे। थोड़ी सी बहस और तमहीस के बाद प्रोग्राम बना कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। हाँ, अबुआ के सामने गेट के अंदर दाखिल होंगी और फिर कोई बहाना बनाकर बाहर आ जाऊंगी, जहां पर सामिर रिक्शा लेकर पहले से तैयार खड़ा होगा और मैं इसके साथ रिक्शा में बैठकर उसके साथ चली जाऊंगी और छठी के वक्त वापस घर आ जाऊंगी। ये प्रोग्राम तय करके वो तो सब आईने का कहकर चला गया। मुझे इस रात नींद नहीं आई, अगले दिन का सोच कर। जाने रात के किस पहर मेरी आंख लगी थी, लेकिन इस रात ख्वाबों में भी मुझे हर तरफ सामिर ही नजर आता रहा। इस तरह किसी ना किसी तरह रात गुजर ही गई, लेकिन अगले दिन बहुत सवेरे मेरी आंख खिल गई और मुझे फिर से सामिर याद आ गया। अचानक मेरी नज़र घड़ी की तरफ पड़ी और देखा तो मेरे स्कूल जाने का वक्त करीब आ गया था। चुनांचे में जल्दी जल्दी तैयार हुई और खाने की टेबल पर पहुंच गई। मैं नाश्ता कर रही थी कि अचानक इमुआ ने मेरी तरफ देखकर कहा, शाजिया, खैर तो है? ये तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम सारी रात सोया नहीं हो। इमुआ की बात सुनकर मैं घबरा गई और बोली, नहीं इमुआ, ऐसी कोई बात नहीं। बात असल ये है कि आज इकट्ठे ही 2-3 टेस्ट हैं, इसलिए उनकी तैयारी में रात देर तक जागना पड़ा। तो मेरी बात सुनकर इमुआ कहने लगी, बेटी, पढ़ो जरूर, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। और फिर इसी तरह की बातों में अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैंने नाश्ता किया और फिर वॉशरूम का बहाना करके वहां से उठी और जाकर वॉशरूम में दाखिल हो गई और जानबूझकर वहां पर काफी देर लगा दी। और फिर मेरे अंदाजे के मुताबिक इमुआ ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, बेटा, जल्दी करो, तुम्हारे अबुआ दफ्तर से लेट हो रहे हैं। इमुआ की बात सुनकर मैंने बस आई कहा और बाहर निकल आई। गैराज में अबुआ गाड़ी स्टार्ट करके मेरे ही इंतजार में खड़े थे। जैसे ही मैं सीट पर बैठी तो अबुआ ने गाड़ी चला दी और बोला, सॉरी बेटा, मैं ऑफिस से काफी लेट हो गया हूं, इसलिए मैं आपको स्कूल के गेट के आगे नहीं उतार सकूंगा, इसलिए आज आपको सड़क के पास ही उतरना पड़ेगा। अबुआ की बात सुनकर मैं अंदर से खुश हो गई, क्योंकि यही तो मैं चाहती थी कि अबुआ मुझे गेट के पास ना उतारी, क्योंकि इस तरह कोई ना कोई क्लास फेलो मिल जाती थी और स्कूल से निकलना मुश्किल हो जाता था, जबकि सड़क पर उतारने से मुझे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि हमारा स्कूल मेन सिटी से थोड़ा आगे था। चुनांचे अबुआ ने मुझे सड़क पर उतारा और कब्ल उसके कि मैं खिड़की के पास खड़ी होकर उनको बाबा करती रही। जैसे ही अबुआ की गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हुई तो खुद ब खुद मेरी नज़र इस तरफ उठ गई कि जहां मैंने सामिर को खड़ा होने के लिए कहा था। देखा तो ऐन इसी जगह सामिर रिक्शा लिए खड़ा था। जैसे ही हमारी आंखें चार हुईं, इसने रिक्शे की तरफ इशारा किया और खुद रिक्शा में बैठ गया। मैंने उधर उधर देखा और चलते हुए रिक्शे के करीब पहुंची और फिर एकदम से रिक्शे में बैठ गई। मेरे बैठते ही रिक्शा चल पड़ा और कोई 4-5 मिनट की मुसाफत के बाद वो रिक्शा एक ज़ेर तामीर मकान के पास जाकर रुक गया। सामिर ने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। चुनांचे रिक्शा से उतरने से पहले मैंने अपने स्कूल बैग में हाथ डाला और इसमें से एक बड़ी सी चादर निकाली और रिक्शे से निकलने से पहले पहले मैंने इस चादर से खुद को अच्छी तरह न सिर्फ ढांप लिया बल्कि अपने चेहरे को भी छुपा लिया था। ये सब करने के बाद मैं रिक्शा से बाहर आ गई और सामिर के पीछे पीछे चल पड़ी और आने वाले वक्त का तसव्वुर करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था। 2-3 गलियां घूमने के बाद सामिर थोड़ा रुका और जब मैं इसके करीब पहुंची तो वो कहने लगा, वो सामने सब्ज गेट वाला घर है, मैं जाकर ताला खोलता हूं, तुम बेधड़क अंदर आ जाना। इसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया और वो मेरे आगे तेज तेज चलता हुआ सब्ज गेट वाले मकान के करीब पहुंचकर उसका ताला खोलने लगा। सामिर गेट का ताला खोलकर घर में दाखिल हो गया।
जबकि इस वक्त में इससे थोड़े फासले पर थी और धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसके साथ साथ मेरा दिल धक धक कर रहा था, डर भी लग रहा था और सामिर से मिलने का शौक भी था। मेरा एक दिल कह रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अगर कोई मसला बन गया तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दूसरी तरफ मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था और मैं इस तरह में अपने आप से लड़ती हुई सब्ज गेट वाले घर के पास पहुंचकर रुक गई और कोनी आंखों से आसपास का जायजा लिया। गली में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अंदर से मुझे सामिर की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, जल्दी से अंदर आ जाओ। और मैं कुछ हिचकिचाहट के बाद गेट के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं गेट के अंदर दाखिल हुई, सामिर ने आगे बढ़कर गेट को बंद कर लिया और लॉक करने के बाद बोला, थैंक यू, और मुझे अपने गिले से लगा लिया। डरो नहीं मेरी जान, मेरे होते हुए तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम थोड़ी बातें करेंगे। सामिर की बातें सुनकर और उसके साथ गिले मिलते ही मेरी सारी सोचें दूर हो गईं। लेकिन पता नहीं क्यों एक अनजान सा खौफ अभी तक मेरे अंदर कुंडली मारे बैठा हुआ था। उधर सामिर ने मुझे थोड़ी देर के लिए गिले से लगाया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, आओ चुल्लू, और मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। इस ड्राइंग रूम में वाल तो वाल कालीन था और वो बड़ी अच्छी तरह से सजा हुआ था। सामिर ने मुझे एक तरफ सोफे पर बैठने को कहा और खुद मेरे सामने खड़ा होकर बोला, क्या पियोगी? तो मैंने उधर उधर देखते हुए कहा, कुछ नहीं सामिर। और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो वो कहने लगा, मेरी जान, डर तुमको इसलिए लग रहा है कि तुमको अभी तक इस बाढ़ वाले घर का वाकया नहीं भूला। फिर वो मेरे सामने बैठ गया और बोला, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, मेरे होते हुए तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो उठा और ये कहते हुए चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। और कुछ ही देर बाद वो कोक की 2 बोतलें ले आया। हमने कोक पी और वो मुझसे कहने लगा, आओ मैं तुमको ये घर दिखाता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं इसके साथ चल पड़ी। घर की गैलरी से होते हुए वो मुझे लेकर एक कमरे में चला गया।